इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी भी कर रही है जांच। इजरायली एजेंसी मोसाद भी कर सकती है सहयोग। एनआईए ने भी धमाके की जांच शुरू की है। एनआईए को सौंपी जा सकती है धमाके की जांच। दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है, जो स्पेशल सेल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और एनआईए है। सभी इस वक्त जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इसकी छानबीन में जुटी हुई हैं और हो सकता है कि जांच ये ट्रांसफर कर दी जाए एनआईए को। अपने स्तर पर तो एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी सारी सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो रॉ हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस ने पहले मामला दर्ज किया, जो स्पेशल सेल है वो भी इसमें लगा हुआ है। एफएसएल की टीम हमने देखा किस तरह से शाम को वहां पर पहुंच गई थी। एक बार फिर से ये टीम वहां पर जो भी सबूत मिल रहे हैं, छोटे छोटे सबूतों को भी वहां से इकट्ठा किया जा रहा है। एक जला हुआ दुपट्टा मिला है, स्टील के छर्रे मिले हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें एक संदिग्ध कार को देखा गया है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। तो वहां से जितने भी सबूत हैं इकट्ठा करके इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम वो चिट्ठी जिसमें कहा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। तो चिट्ठी में और क्या क्या बातें हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको सबसे पहले वही बता दें, क्योंकि ये जो चिट्ठी मिली है उसमें लिखा गया है साफ तौर पर, ये धमाका तो बस ट्रेलर था। इजरायली राजदूत के नाम ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फरकीजादा की मौत का बदला। तो परमाणु वैज्ञानिक की मौत के बदले की बात कही जा रही है। सुलेमानी की हत्या की बदले की बात की जा रही है। इजरायली राजदूत के नाम ये चिट्ठी लिखी गई है और यही चिट्ठी वहां घटना स्थल से, मौके वारदात से बरामद की गई है। तो और क्या क्या सबूत मिले हैं वहां से, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो ये चिट्ठी बरामद की गई है और इसके अलावा स्टील के छर्रे मौका वारदात से बरामद किए गए हैं। ये देखिए, ये हैं वो स्टील के छर्रे जो कि मौके से मिले हैं। ये हैं अहम सबूत और इन्हीं से ये सुराग मिल रहे हैं कि क्या हो सकता है, इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है। कार के शीशे टूट गए क्योंकि जो वहां पर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ, उस धमाके की वजह से वो कारें जो वहां पर खड़ी हुई थी उसके शीशे टूट गए और वहां पर एक गड्ढा भी बन गया। धमाके से जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद वहां पर ये गड्ढा, जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, गड्ढा वहां पर बन गया और जला हुआ दुपट्टा भी मिला है। तो स्टील के छर्रे मिले हैं, जला हुआ दुपट्टा मिला है, वहां पर एक गड्ढा बन गया। ये वो जला हुआ दुपट्टा है जो कि घटना स्थल से बरामद किया गया है। तो ये तमाम वो सबूत हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और जितने वहां पर मोबाइल फोन्स उस इलाके में उस वक्त एक्टिव रहे होंगे वो डेटा भी डंप कर दिया जाता है, उसकी भी छानबीन की जाती है। और ये आतंक का लिफाफा, ये हालांकि जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये प्रतीकात्मक वीडियो है, आपको ये समझाने की कोशिश कि क्या क्या सुराग वहां से बरामद किए गए हैं। ये आतंक का लिफाफा बरामद किया गया है, स्टील के छर्रे वहां से मिले हैं। तो दिल्ली धमाके के ये अहम सबूत आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और मोसाद जो एजेंसी है वो इसकी जांच कर रही है। तो अब जो है सहयोग जो है, न सिर्फ जो भारतीय एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसीज, वो इस पर काम कर रही हैं। जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो भी एक्टिव हो चुकी है, उसके साथ पूरा सहयोग हो रहा है। और इजराइल जो है वो बहुत ही इन मामलों को बहुत ही गंभीरता से लेता है और कल शाम को ही उनकी ओर से कह दिया गया था कि ये एक आतंकी हमला है। प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद, ये चिट्ठी का मिलना और भी अहम सबूत, अभी जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं, लेकिन किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, जो उसके लिए हमें फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, यहाँ से काफ़ी सारे जो एग्जिबिट्स हैं वो एफएसएल ने यहाँ उठाए हैं। उसकी जांच करने के बाद सही तौर पे ये बताया जा सकेगा कि आखिर किस तरीके का एक्सप्लोसिव जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। एक गड्ढा हो गया था और काफ़ी सारे छर्रे भी मिले हैं, तो वो आईईडी के ज़रिए ब्लास्ट किया गया है या फिर उसे फेंका गया है, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। और उसके साथ ही जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो भी पूरी जांच कर रही है और उन्होंने इसको आतंकी हमला करार दे दिया था। जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, इस हमले का अंदेशा पहले से ही था। दुनिया के अलग अलग देशों में, फ्रांस में या इस तरीके से इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हो चुके हैं। तो इस बात को लेके माना जा रहा था कि जो ब्लास्ट यहाँ हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और वो भी 29 तारीख को
जबकि यहाँ पे बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था कि इजराइल का कोई भी डिप्लोमेट या अधिकारी या उनके परिवार के लोग उनके टारगेट से दूर नहीं है। तो एक तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसीज़ की आपस की लड़ाई होती है उसको मान के चला जा रहा है कि इजराइल ने साफ तौर पे ये कर दिया था। इसलिए मोसाद जो है सबसे ज़्यादा उन्हें इस बात की पहले ही जानकारी थी कि भारत में भी उनकी जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला हो सकता है। जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसके ज़रिए ये हमला किया गया है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जिस तरीके के शेल और बाकी चीज़ें मिली है, वो अमोनियम नाइट्रेट इस धमाके में इस्तेमाल किया गया हो सकता है। फिलहाल जो है एफएसएल की जब जांच रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि एक्सप्लोसिव आखिर किस तरीके का था और किस तरीके से इसमें किसी बैटरी का इस्तेमाल हुआ था, किसी टाइमर का इस्तेमाल हुआ था, या फिर किस तरीके से इसे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। कारों के जो शीशे टूटे, ये पता चल पाया है ये कार क्या एम्बेसी की थी या वहां आम लोगों की खड़ी थी? बिल्कुल, जिस तरीके से ये धमाका हुआ है और कारों के शीशे टूटे हैं, लेकिन कोई भी इसमें इंजर्ड नहीं हुआ है। इसीलिए जो एजेंसीज ये मान के चल रही हैं कि ये सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश थी। अगर और दूसरी तरफ दूसरे इस एंगल से भी जांच की जा रही है, जिस तरीके से गड्ढा हुआ है, तो ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि जो बम था उसे ज़मीन में छुपा कर रखा गया था और उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ रख दी थी कि अगर कोई पैदल वॉक करने आता तो उसकी जद में आके वो घायल हो सकता था या किसी को इंजरी हो सकती थी, ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन ये ब्लास्ट हुआ है, सिर्फ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। बहुत लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर ये रखा गया है और जो एक कैब दिखी है उसमें से 2 लोग जो है ब्लास्ट वाली साइड की तरफ जाते हुए दिखे हैं। उन्हें संदिग्ध भी मान रही है पुलिस और उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। जो कैब है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्पॉट से मिली हैं। वहाँ से उन तमाम चीज़ों को क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अपने साथ लेके गई है। एफएसएल ने कल रात को ही यहाँ से पूरी जितने भी सबूत थे वो उठा लिए हैं। उनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी और उसके बाद अपनी जो डिटेल रिपोर्ट है वो दी जाएगी। फिलहाल जो है स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया, स्पेशल सेल जांच कर रही है, लेकिन एनआईए को केस ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए एनआईए ये जोन माना जाता है प्रमोद। और हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर विजय चौक, जहां पर ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कल चल रही थी, 5:05 पर ये धमाका यहां पर हुआ। और वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का निवास सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। इंडिया गेट की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। और ये जो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसके पीछे है, जो ईरानी कनेक्शन है वो भी सामने आ गया है इस चिट्ठी के जरिए, जिसमें सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की बात कही गई है, वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेने के साफ तौर पर ये इजरायली राजदूत के नाम, ये एड्रेस और ये जो चिट्ठी है, इसी से अब सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो पता चल गई है। एनके सूद जी, जो बात आप कह रहे थे अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अब तो क्लियर है, जांच की दिशा पूरी तरह से क्लियर। लेकिन अब ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं उन पर नजर रखना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। आसपास के होटलों की भी जरूर जांच हो रही होगी और सीसीटीवी फुटेज जो क्योंकि आया होगा कोई यहां पर, तो उसने रेकी भी जरूर इस इलाके की होगी। बिल्कुल, देखिए इस टाइम पे सारी एजेंसीज एक्टिव हैं और ये सारा काम जो है अभी तक सारी डायरेक्शंस दे दी होंगी और सारे काम हो रहे होंगे। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि शायद अभी जो मोसाद के लोग हैं वो भी इंडिया में लैंड कर जाएंगे या साथ असिस्ट करने के लिए। और नेचुरली है कि इजरायली एम्बेसी में भी मोसाद के लोग होंगे जो इस टाइम पे असिस्ट कर रहे होंगे। और तीसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बहुत जल्दी इसका रिएक्शन देखेंगे इजराइल की तरफ से। इजराइल के पास ऐसा भी कुछ काम होता है, अटैक होता है, उनको डाउट लगता है तो वो उस पर काउंटर जरूर करते हैं और जहां पे वो अटैक करेंगे उससे समझ आ जाएगा कि उनके पास क्या खबर है, कौन सी कंट्री उनके पीछे लगी है। और नेचुरली बात है, क्योंकि देखिए जहां तक ईरान की बात है, इंडिया के ईरान से भी ऐसे अच्छे संबंध है और इजराइल से भी अच्छे संबंध है। दोनों के साथ इंडिया के बड़े क्लोज रिलेशन चल रहे हैं, लेकिन दोनों की आपस में दुश्मनी है। लेकिन जहां पे भी जो कोई किसी कंट्री पे अटैक करेगा, इंडिया उसके साथ खड़ा होगा। इस टाइम पे जो भी है, इंडिया पूरा इजराइल के साथ है। मैंने वैसे भी कहा कि इजराइल के मोसाद और रॉ के पूरे बड़े अच्छे कनेक्शन हैं, बड़े क्लोजली आपस की इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। लेकिन दिल्ली में एक और मैं बात कहूंगा, अब ये जरूर एक बात करते हैं कि ये जो अटैक हुआ 29 तारीख को हुआ, जब हमारी बीटिंग रिट्रीट चल रही थी या खत्म हो गई थी उस टाइम पे। लेकिन एक और इसमें दिक्कत क्या है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनके ध्यान बढ़ जाते हैं जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो हमारे कोई दुश्मन लोग हैं
वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि फार्मर्स की एजिटेशन है। इसके अंदर बिल्कुल इतनी सारी चुनौतियों के बीच अब ये एक और प्रेशर है कि हमारे हाईली सिक्योर्ड जोन्स में भी इस तरह का अगर धमाका करने की कोशिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे। हमारे साथ जितेंद्र भी हैं। जितेंद्र, अब एक कैब ड्राइवर से भी पूछताछ हो रही थी, उसको लेकर कोई अपडेट? और ये गाड़ियां किसकी थी, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है जिनके शीशे टूटे हैं? और क्या इस धमाके की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है पूरी तरह से? वो वहीं पासरबाई थे जो कि देखिए मीमांसा, अगर मैं आपको पूरे तस्दीक से बताऊं तो जो गाड़ियां वहां पर जो खड़ी हुई थी वो आसपास जो घर थे वहां पर जो लोग आए हुए थे काम करने के लिए या किसी काम की वजह से आए हुए थे, उनकी वो गाड़ियां थी। हालांकि वो जांच से रिलेटेड सिर्फ इसी पर्पज से है क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था और उससे जो बॉल बेरिंग्स के जो छर्रे निकल करके गए थे वो गाड़ियों में लगे थे, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट उठे थे। इसको लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि वो जाँच का हिस्सा है। उसके अलावा उस गाड़ियों के जो मालिक है उनको लेकर के किसी तरह की कोई जाँच नहीं की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से धमाका हुआ है और जिस तरह से सीसीटीवी के अंदर एक सस्पेक्टेड कार दिखाई दी है और उससे 2 लोग निकल करके जाते हुए दिखाई दिए हैं, उसको लेकर के भी जो एजेंसीज हैं वो अपनी जांच कर रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि गाड़ी गई थी और गाड़ी से एक कोई जो एक्सप्लोसिव है वो जो पेडेस्ट्रियन जो रोड है जो कि घर के सामने बना हुआ है, एम्बेसी के सामने जो रोड बना हुआ है वहाँ पर इसको फेंका गया था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। अगर मैं आपको पहले लेके चलूँ 2012 में, फरवरी में जब 2012 में ये धमाका हुआ था, ठीक इसी तरह से इजरायली एम्बेसी के डिप्लोमेट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी मीमांसा। तो उस समय जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी क्योंकि ईरान और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो शुरू से ही खराब रहे हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो टारगेट करते रहे हैं। कभी जो इजरायली एजेंसीज हैं वो जो ईरान के जो लीडर्स हैं या जो उनके जनरल्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से जो चिट्ठी मिली है उसमें इजरायली एम्बेसी को टारगेट किया गया और उसमें लिखा गया कि ये एक ट्रेलर है और जिस तरह से 2 लोगों की हत्या की गई थी उसी का बदला लेने के लिए ये ट्रेलर लिया गया। तो मैं आपको इवेंट बताऊं तो जब 2012 में अटैक हुआ था उस दौरान भी ईरान से 3 लोग आए थे जो कि पहाड़गंज होटल में रुके थे। उन्होंने पहले रेकी की थी। एक लोकल जर्नलिस्ट जो कि ईरानियन एजेंसी के लिए काम करता है उसकी स्कूटी पे बैठ करके वो इजरायली एम्बेसी की रेकी कर रहे थे बाकायदा, क्योंकि उस समय जो टारगेट था वो ये था कि इजरायली एम्बेसी के डिप्लोमेट को टारगेट करना है, उसकी गाड़ी को टारगेट करना है। डिप्लोमेटिक चैनल से जो स्टिकी बम है उसको स्मगल करके भारत में लाया गया था और उसके बाद जो बम लगाए गए थे, जो मोटरसाइकिल एक चोरी की गई थी और ईरानियन जो आए थे, नागरिक आए थे, 3 लोग आए थे जिसमें से 2 लोग पहले ही रेकी करके चले गए थे और तीसरा जो व्यक्ति था उसने इजरायली डिप्लोमेट की गाड़ी पर स्टिकी बम लगाया और वारदात को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया था। इस इवेंट में जो इंडियन जर्नलिस्ट है जो कि ईरानियन की मदद कर रहा था उसको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से टारगेट करने के लिए पहले रेकी की जाती है, एक तरह से ट्रेलर दिया जाता है और उसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जिस तरह से इवेंट हुए थे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इजरायली एम्बेसी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। तो ठीक जिस तरह से आज ये जो कल जो इवेंट देखने को मिला है जब एक लो इंटेंसिटी का जो ब्लास्ट हुआ है उसको भी इसी तरह से मान के चल रही हैं कि हो सकता है कि इसी तरह से ये एक रेकी का भी हिस्सा हो सकता है कि सिर्फ एक मैसेज देके छोड़ने की बात हो। तो इसको लेकर के जो तमाम एजेंसीज हैं वो अब एक्टिव हो चुकी हैं। ये जो 2012 की घटना का आपने जिक्र किया, सीपाल सिंह जी भी हमारे साथ लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जी। सीपाल सिंह जी, तब ये जो बता रहे हैं जितेंद्र की तब 3 वहां पर ईरानी नागरिक आए थे, होटल में ठहरे थे, उसके कुछ ट्रेसेस भी वहां से मिले थे, लेकिन एक भारतीय सहयोगी की जो बात की थी जिसने सहयोग किया था उसको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन शायद उसका भी ट्रायल पूरा नहीं हो पाया था। ये यहाँ पर जो कनेक्शन है कि भारतीयों से भी सहयोग लेने की कोशिश होती है, वो भी तो उस जांच का हिस्सा उनको किस तरह से ट्रैक किया जाए ये भी तो एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि सहयोग तो यहां से भी दिया जाता है। देखिए इसको आप थोड़ा टाइम दे, 3 हिस्सों में इसको देखिए। एक तो है कि आज के डेट तक आपको जो सुराग मिले हैं इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी है। मजीद इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है ये पता चलेगा कि कैसे जाती है। दूसरी सवाल, आपके पास 2012 के और उससे पहले भी कुछ एक ऐसे जिहादी टेररिस्ट हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनसे क्या नतीजा नहीं निकला, क्या निकला था, इनसे हम क्लू लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, किसका नाम लिया, उसको फिर पकड़ते हैं। उन इन्वेस्टिगेशन से फिर आगे जाने की इसके साथ लिंकेज होती है, एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी।
इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो हमेशा किसी ना किसी जगह पे रहते हैं और इनकी आपस में बहुत ज्यादा लिंकेज होती है। 2012 की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। उसमें किन किन का नाम आया था, कहां तक आप पहुंचे थे, कहां रह गए या फिर दोबारा उनसे जा सकते हैं। तो ये है मजीद इन्वेस्टिगेशन, ये टाइम लगता है। और इसके साथ सारी जो है आपके साथ जैसे मुसद्दा है या आपके इजराइल की एजेंसीज हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि आप इसको अपने लेवल पे हर जगह पे आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। या कि अगर दोबारा हादसा हो जाता है इस किस्म का या इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे पे तो एक शर्म की बात है कि आपने इजराइल के आपने ख्याल क्यों नहीं किया जब आपको पता था, ऐसा आपको एक मैसेज मिला था। तो तीसरी बात है कि हर जगह पे हमको इजरायली जहाँ रह रहे हैं या बिल्कुल सी बात है। जो बात आप कह रहे हैं ये कड़ियों को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। जो पहले धमाका हुआ था उसमें किनका नाम आया था उनको भी ट्रैक करना जरूरी है। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, और जो कार जिसमें ये 2 संदिग्ध बताए जा रहे हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, इस कार के बारे में और कोई जानकारी मिली? किसके नाम रजिस्टर्ड है? अब क्या किसी से कोई पूछताछ हो रही है इसको लेकर? देखिए, एजेंसीज निश्चित तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो कार का पता लगा है उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। और क्योंकि जब भी इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, क्रूशल स्टेज है ये, और जो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हैं, डिटेल्स हैं, उसको एजेंसी शेयर नहीं करते क्योंकि जो इवेंट्स है, जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो एक के बाद एक लीड करती है। अगर कोई भी चीज़ एक रिवील होती है तो उसका फ़ायदा जो एक्यूज्ड है वो उठा सकता है और वो एस्केप करने में एस्केप कर सकता है। तो इसी को देखते हुए एजेंसीज जो हैं बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको कंसील करके रखते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन किसी तरह से हैम्पर ना हो। इतना ज़रूर है कि जो सस्पेक्टेड कार दिखाई दी है उसको लेकर के एजेंसीज जांच कर रही हैं और कौन वो व्यक्ति हो सकता है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और अक्सर इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद की जाती है, क्योंकि अगर कोई बाहर से भी अगर इसमें अटैक करने के लिए आता है या प्लानिंग करता है, जिस तरह से अगर हम पिछले बार की बात करें तो 3 ईरानी आए थे, अटैक उन्होंने किया था, स्टिकी बम उन्होंने लगाया था, लेकिन जो लोकल जर्नलिस्ट है उसकी मदद से रेकी की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो लोकल जो होता है लोकल्स का कहीं ना कहीं हाथ रहता है और उन्हीं को अब ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो तमाम जांच एजेंसियां जितेंद्र वो इस वक्त लगी हुई हैं, जैसे कि पहले आपने जानकारी दी थी, और हो सकता है कि जांच पूरी तरह से ये एनआईए को सौंप दी जाए। जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो रॉ है, आईबी है, दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया, स्पेशल सेल लगी हुई है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची, सबूत लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में बसे ईरानियों का इकट्ठा किया जा रहा है ब्यौरा। दिल्ली के सभी होटलों में संपर्क किया जा रहा है, जहां भी ईरानी रुके हुए हैं वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। घर में बना आईडी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, ये सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी किया हुआ हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और जहां भी होटलों में जो ईरानी रुके हुए हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, ईरानियों के बारे में सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। जो भी दिल्ली में बसे हुए हैं ईरानी, उनका भी ब्यौरा इकट्ठा कर वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और डिटेल्स ले लेते हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो जांच एजेंसीज हैं, जितने भी ईरानियन हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो उनसे संपर्क में रहते हैं, और उसके अलावा जो लोकल जो लोग हैं जो कि इजराइल, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो इजराइल से जो अगेंस्ट है, इजराइल के अगेंस्ट है, उन सब की जो जानकारियां हैं वो सेल जुटा रही है। जो लोकल होटल्स हैं जो दिल्ली में जहाँ पर इससे पहले भी लोग रुके हैं, और अक्सर डेंस जो पॉपुलेटेड जो इलाका है जहाँ पर ये होटल्स हैं वहाँ पर इस तरह की वारदात करने वाले लोग अक्सर आकर के रुकते हैं और वारदात करके निकल जाते हैं। तो जो तमाम इस तरह के जो जगह हैं उन सब पर जो जांच एजेंसियाँ हैं वो चेकिंग कर रही हैं, ब्यौरा जुटा रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कौन लोकल है या अगर कोई बाहर से आया हुआ है तो उनका कौन जो साथी है जो इस धमाके की में मदद कर सकता है। वो तमाम जानकारियाँ जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से ये जानकारी निकल के आई है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इसमें बम बनाने में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये बम बनाया गया था, लो इंटेंसिटी का आईईडी बनाया गया था, इसको देख करके हालांकि शुरुआत से ही अंदाज़ा लग गया था कि इसको किसी ने घर में ही बनाया है। हालांकि किस मकसद से बनाया है, कहाँ पर ये बनाया गया है, किस व्यक्ति ने बनाया है, क्या कोई बाहर से आया था या यहीं पर लोकल किसी आदमी ने बनाया है, तो इस सब की जानकारी एजेंसीज जुटा रही हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था उसको कैसे और कहाँ से
प्रोक्योर किया गया, खरीदा गया, इकट्ठा किया गया, तो तमाम जो जानकारियां हैं वो एजेंसी जुटाने में लगी हुई है ताकि जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जा सके और जल्द से जल्द जो आरोपी है जिसने ये लो इंटेंसिटी का धमाका किया था उस तक पहुंचा जा सके और ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसके बारे में पता लगाया जा सके। हालांकि जो शक की सुई है वो निश्चित तौर पर जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की तरफ जा रही है, लेकिन ये माना जा सकता है कि इसमें जो लोकल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि लोकल कोई इसमें प्रमोद भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी कुछ डिटेल्स हैं, है। लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की ओर से जो जानकारी दी गई है वो सुना देते हैं दर्शकों को। जा रही है, बाकी कोई ऐसा कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला है कि भाई कोई जिससे कोई वो हो। ये एंटी स्क्वाटिंग टीम से हाँ सर अभी कोई ऐसी कोई चीज नहीं मिली। अच्छा अच्छा, तो सर आप लोग दिल्ली पुलिस के तरफ, दिल्ली पुलिस कोटी से, दिल्ली पुलिस, हाँ ये चेक टीम, सर क्या टीम सर? ये चेक टीम होती है, ठीक है ठीक है, जो ये जो हमारी टीम होती है एक्सप्लोजिव वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। सर कितने से कितना एरिया तक डिटेक्ट करने को बोला गया? अब ये नीरज दूतावास के आसपास ही किया है ये सारा। तो जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सभी इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर जो रॉ की एजेंसी है वो भी लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छानबीन में जुटी हुई है और जितने भी अहम सबूत हो सकते हैं जिनसे कोई सुराग हासिल हो सके और यहाँ पर जांच की दिशा आगे बढ़ सके, कड़ियों को जोड़ा जा सके, यही कोशिश की जा रही है। प्रमोद भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, और वो सीसीटीवी फुटेज में जिस कार को आइडेंटिफाई किया गया था, कुछ 2 संदिग्ध बताए जा रहे थे, किसके नाम वो रजिस्टर्ड है, उसको लेकर कोई डिटेल्स, और अब जो मोसाद एजेंसी है वो भी सहयोग दे रही है, उनकी ओर से कोई स्पेसिफिक इनपुट्स दिए गए हैं? देखिए मीमांसा, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और ईरानियों की दिल्ली में कौन कहां पर ठहरे हुए हैं उनके बारे में ब्यौरा जुटाया जा रहा है, उससे एक बात साफ है कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईरानी और इजराइल के बीच की जो दुश्मनी है उसको लेकर चल रही है और ख़ास तौर पे मोसाद के ज़रिए जो है RAW को भी जानकारी जो है जांच इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और उसी के बाद पे इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो स्पेशल सेल के साथ बातचीत करके जांच शेयर की है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ईरानियों के द्वारा कोई उनका स्लीपर सेल है उसके ज़रिए जो घर पे बनाया हुआ एक जो IED था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, उसके ज़रिए ये ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। और साथ में हमारी जो कई सूत्रों से बात हुई है उनका साफ कहना है कि 29 तारीख को ख़ास तौर पे इस दिन को और इस वक्त को इसलिए चुना गया था क्योंकि इस वक्त देश की तमाम जो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो उस वक्त बीटिंग द रिट्रीट के पूरा कराने में या फिर उसमें कोई गड़बड़ी ना करे उसको ध्यान में रखते हुए और बॉर्डर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ बिजी थी और इसी का फ़ायदा उठाकर सिर्फ ये एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट करा के एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और इसमें जाहिर तौर पे स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया हो क्योंकि किसी भी तरीके से कोई इस तरीके का जो ब्लास्ट किया गया है कि किसी की जान लेने के लिए नहीं या कोई बहुत बड़ा धमाका करने के लिए नहीं था, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए था और एक लेटर छोड़ के ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उनकी पहुंच कहीं तक भी हो सकती है। तो अब जो ईरानियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उनके वो कहाँ पे थे, कितने लोग भारत में उस वक्त रहे थे और उनकी जो मूवमेंट है वो नई दिल्ली में किस तरफ थी, तो उनको ज़ीरो डाउन करने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ताकि और डंप डाटा जो है इस पूरे इलाके का पुलिस ने लिया है उसमें वो कौन कौन से मोबाइल नंबर है जो कि ईरानियों के नाम पे या ऐसे लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड हैं जो कि जिनके सीधे संपर्क जो है ईरानी जो एजेंट्स हैं उनके साथ है। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी बड़े स्तर पे बिल्कुल प्रमोद, ईरानी कनेक्शन तो अब सामने आ ही गया है इस चिट्ठी के जरिए और एनके सूजी भी हमारे साथ हैं। एनके सूजी, ये डायरेक्ट मैसेज इजराइल को और ये भारतीय जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बुरी नजर भारत और इजराइल की अच्छी दोस्ती पर। देखिए, दोस्ती तो हमारी है और रहेगी भी, इससे कोई दोस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या सोचते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ सॉफ्ट टारगेट्स हैं। सॉफ्ट टारगेट इसलिए हैं कि यहाँ पे जैसे मैं ईरान में था, मैं पोस्टेड था ईरान में 91 से 93 पे, उस टाइम पे काफ़ी ईरानियन को यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा दिया जाता था, स्टूडेंट वीज़ा, और उस टाइम पे जो एम्बेसडर थे उनको भी ये जब चीज़ कही गई उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमीद अंसारी थे उस टाइम पे एम्बेसडर, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। तो ये जो चीज़ें, लेकिन तीसरी बात मैं जरूर कहूँगा
कि हमको अपनी वीजा पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी यहाँ पे इंडिया में ईरानी बैठे हैं, मैं सिंपल सी बात कहूंगा, ईरानियन पॉपुलेशन बहुत पीसफुल टाइप की पॉपुलेशन है। इनका ज्यादातर इंडिया के बारे में कोई भी उल्टी सीधी एक्टिविटी कभी नजर नहीं आई। मैं जब ईरान में रहा तब भी देखा गया कि यहाँ पे जो ईरानियंस है या ईरानियन गवर्नमेंट है, ये इंडिया के खिलाफ कोई काम नहीं करती। इनकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, ऐसी कोई नोटिस में नहीं आई। लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हमको अपनी वीजा पॉलिसीज हर एक कंट्री के साथ रिव्यू करनी पड़ेंगी, स्पेशली जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, और किसी को भी स्टूडेंट वीजा या ऐसी चीज ना दी जाए जिससे वो यहाँ पे बिल्कुल बहुत अहम बात आपने कही कि रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और किस तरह के वहां से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं आतंकवादी गतिविधियों में तो वो शामिल नहीं हो रहे हैं, इसको परखना बहुत ही जरूरी है। और ये दिल्ली धमाके का ईरान कनेक्शन है क्या, ये भी हम दर्शकों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ब्लास्ट के बाद एक चिट्ठी बरामद हुई, इजराइल के राजदूत के नाम लिखी गई थी। ये चिट्ठी में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का नाम है। चिट्ठी में ईरानी जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात कही गई है। जनवरी 2020 में हुई थी कासिम सुलेमानी की मौत। अमेरिका के मिसाइल हमले में सुलेमानी की मौत हुई थी। चिट्ठी में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फर्कीजादा का भी नाम है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की मौत नवंबर 2020 में हुई थी, और ईरान का आरोप है कि मोहसिन की मौत के पीछे इजराइल का हाथ है। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच ये जो संबंध है, ये कनेक्शन को आप समझिए, इनके बीच ये दुश्मनी है, और भारतीय जमीन का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहां पर जो इजरायली दूतावास है उसको टारगेट किया गया है, वहां पर यह धमाका हुआ है। तो इन दोनों की दुश्मनी, और हमारी जो बहुत अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, और उसकी सालगिरह भी थी, तो उसको टारगेट करने की कोशिश, और यही टारगेट करने की कोशिश हमने आपको बताया 2012 में भी हुई थी। 9 साल पहले भी इसी तरह की कोशिश हुई थी। स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। जो इजरायली डिप्लोमेट की पत्नी की कार थी उसमें धमाका हुआ था। और ये देखिए, जांच एजेंसियां जो हैं अब एक एक सुराग वहां से जुटाने की कोशिश कर रही हैं, एक एक सबूत। हमने आपको बताया कि जो स्टील के छर्रे हैं वो वहां से बरामद किए गए, एक जला हुआ दुपट्टा मिला है, और वहां पर ये अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है, क्योंकि ये जो आईडी डिवाइस वहां पर पाया गया है कि वो घर में ही ऐसा बना था, ऐसे इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हमें फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार अभी करना होगा कि किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, कम तीव्रता वाला ये धमाका था, लेकिन ये साजिश बहुत बड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश। ये ईरानी कनेक्शन अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.